हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 41 से। हमने 48 तक कंप्लीट कर लिया था। तो 41 में बात करी गई है कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अथॉरिटी जितने भी डायरेक्शंस लेगी, जो भी कुछ काम करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके करेगी। और अथॉरिटी को जिस तरीके से काम करना है, जो उसका मोड होगा, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसका, वो सब कुछ टेक ओवर करेगी, सुपरवाइज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। उसको पावर्स को कैसे यूज करना है, फंक्शंस को कैसे करना है, ठीक है ना। सब सेक्शन 2 में यही बोला, एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर एंड डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। ठीक है ना। और अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है पावर और डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना, अगर मतलब अथॉरिटी सही से काम नहीं कर रही है और डिस्प्यूट अराइज हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो जो डिस्प्यूट होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मतलब ओपिनियन होगा वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम या तो अपने आप से या किसी के एप्लीकेशन से किसी भी रिकॉर्ड्स को कॉल ऑफ कर सकती है। ठीक है ना, कि आपने किसी केस को कैसे डिस्पोज किया, किसी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज किया। ठीक है ना। ये हमने सब कुछ पढ़ चुका है डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी में। ठीक है ना। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, डायरेक्शन पास कर सकती है, ठीक है ना, सर्कुलर पास कर सकती है। ठीक है। तो सेक्शन 41 में यही बोला। सेक्शन 42 में बोला रिटर्न्स एंड इंस्पेक्शन। रिटर्न्स एंड इंस्पेक्शन का मतलब होता है, रिटर्न्स का मतलब जो भी कुछ अकाउंट्स या फिर जो भी कुछ मतलब फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीजें वो मैनेज कर रही है डीडी अथॉरिटी, तो उसको उन रिकॉर्ड्स को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट मांग सकती है। ठीक है ना। इंस्पेक्शन मतलब उसके कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पे डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है ना। अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर सकती है विद या तो वर्कमैन के साथ, विदाउट वर्कमैन के साथ, ठीक है ना, असिस्टेंट्स के साथ या विदाउट असिस्टेंट के साथ। ठीक है ना, कि आप चेक करके आओ, इंस्पेक्शन करके आओ इस चीज का। तो बेसिकली रिटर्न एंड इंस्पेक्शन से यही बोला। एक बार रीड कर लेते हैं। द अथॉरिटी शेल फर्निश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सच रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एंड इंस्पेक्शंस। ठीक है ना, वो उसको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देगी। फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड करवाना। उसके बाद होता है सबसेक्शन 2 में, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ में कॉल फॉर रिपोर्ट्स, रिटर्न एंड अदर इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया वही है ना, इन रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मास्टर प्लान। वही बात है इसमें। थर्ड में बोला एनी पर्सन ऑथराइज्ड by the central government or the officer referred to in subsection 2 may enter into upon any land with or without assistant workmen for ascertaining whether the provisions of the master plan are being implemented। ठीक है ना। वो इस सबसेक्शन 4 में बोला गया है कोई भी एंट्री नहीं होगी सनराइज और सनसेट के आफ्टर या बिफोर में। ठीक है ना, बस यही बोला गया है। अब 43 में देखिए कुछ कंडीशंस हैं कि आपको कंपनी को कैसे नोटिस सर्व करना है, पार्टनरशिप को कैसे करना है, इंडिविजुअल को कैसे करना है, कॉर्पोरेशन को कैसे करना है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सब पहले बात करी गई कंपनी को। तो कंपनी को उसके प्रिंसिपल ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजना है। इसके बाद है बी में, पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजना है। कहाँ पे डिलीवर होना चाहिए? जहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है। सी में कोई पब्लिक बॉडी या कॉर्पोरेशन है तो उसके ऑफिस में, या फिर और जो किसके ऑफिस में, किसके द्वारा? रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। बाकी किसी केस में इज गिविंग और टेंडर टू हिम। टेंडर्ड का मतलब होता है बाई हैंड दे देना। ठीक है ना। अगर कोई नहीं मिलता है तो कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे पेस्ट करके आ जाना। ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये भी दो काम नहीं होते तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज देना। इसके बाद जिस किसी को भी भेज रहे हैं, ओनर ऑक्यूपायर में नाम है, तो या तो हम भेजेंगे ये मतलब क्लॉज डी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। मतलब बाई हैंड देना, पोस्ट करना या फिर चिपका देना। अगर ऐसा नहीं है तो इफ द डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस और अ कॉपी देयर ऑफ is delivered to some person on the building where the person where there is no person on the land or building to whom it can be delivered is affixed। मतलब अगर किसी अच्छी जगह पे नोटिस को भेजना है जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है या कोई मिल नहीं रहा, ठीक है ना, तो चिपका के चले आएंगे। और पार्टनरशिप में किस पार्टनरशिप को मिल गया, किसी भी एक पार्टनर मिल गया, तो वो इक्विवेलेंट माना जाएगा कि उसकी एक्नॉलेजमेंट सारे पार्टनर्स ने कर ली। ठीक है ना। अगर पार्टनर मतलब अगर कोई इंसान माइनर है, ओनर माइनर है उसका, तो उसकी जो सर्विस होगी उसके गार्जियन को होगी, तब माना जाएगा कि हाँ नोटिस सर्व हुआ है। अब जो पब्लिक नोटिस है वो कैसे उसकी जानकारी मिलेगी कि हाँ ये एक पब्लिक नोटिस है? तो पब्लिक नोटिस उसी को पब्लिक नोटिस माना जाएगा जिसमें पहली बात, पहला एलिमेंट होगा कि उसमें सिग्नेचर होंगे सेक्रेटरी के। दूसरी बात, उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा, जगह जगह कॉपियां चिपकाई जाएंगी कॉन्स्पिकुअस प्लेसेस पे।
ठीक है ना। दो से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाएगा और सेक्रेटरी के साइन होंगे उसमें, वो पब्लिक नोटिस माना जाएगा। ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर और बाय एनी टू और मोर ऑफ दीज मीन्स, ठीक है ना। या तो लोकल न्यूज़पेपर में या फिर दो तीन तरीके से, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में, बैनर्स में, वो पब्लिक नोटिस माना जाएगा। इसके बाद आते हैं नोटिस टू फिक्स रीजनेबल टाइम। नोटिस टू फिक्स रीजनेबल टाइम का मतलब होता है कि देखो हर किसी नोटिस के अंदर, फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्शन, क्लेम, सजेशन लेने, तो आप फिक्स टाइम करोगे ना, आपके 30 डेज के अंदर आपको ऑब्जेक्शन देने हैं। ठीक है ना। ऐसे इसमें लिखा हुआ है, वेयर एनी नोटिस, ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट issued or made under this act or any rule or regulation made thereunder requires anything to be done for the doing of which no time is fixed in this act or the regulation, the notice or order shall specify a reasonable time for doing the same। देखिए, या तो कोई टाइम है रीजनेबल इस एक्ट के अंदर किसी भी काम को करने का, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो एक नोटिस इशू किया जाएगा, सर्कुलर इशू किया जाएगा कि आपको, फॉर एग्जांपल कि कोई नोटिस इशू करने से पहले एक और सर्कुलर जारी कर देंगे कि जैसे इसके ऑब्जेक्शंस आपको 30 दिन या 35 दिन के अंदर ही देने होंगे। इसके बाद है 46 में ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द अथॉरिटी। अब जो ऑर्डर्स और डॉक्यूमेंट्स होंगे अथॉरिटी के, उनको जेन्युइन कैसे माना जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेटेड कैसे माना जाएगा। ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है जेन्युइन कैसे माना जाएगा, कि हाँ ये अथॉरिटी ने इशू किया है, तो उसमें सिग्नेचर होंगे किसके, सेक्रेटरी के, या फिर किसी और ऑफिसर को अथॉरिटी अपॉइंट करेगी उसके। अब जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, मतलब जो मेंबर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं डीडी अथॉरिटी के, वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं एज पर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। ये रिमूव हो चुका है आईपीसी, ठीक है ना, अमेंड हो चुका है इसका नाम, लेकिन अभी तक इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है डी टैग में, तो हमें 21 ऑफ आईपीसी ही अभी तक पढ़ना है। 48 में बोला जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, तो किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही ट्राई कर सकता है मतलब डीडीए से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो। उसके बाद में 49 में, तो 14 में बोला सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि अगर आपको कोई भी ऑफेंस करना है अदर देन ऑफेंस इन सबसेक्शन 2, ठीक है ना, नो प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अदर देन एन ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2। मतलब इसी के सबसेक्शन 2 को छोड़ के अगर कोई भी ऑफेंस आपको, मतलब कोई भी केस इंस्टीट्यूट करना है, तो आपको अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी का सैंक्शन, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। और 31(3), मतलब 31 सेक्शन के सबसेक्शन 3 एंड 5 में करना है, तो आफ्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सैंक्शन का मतलब परमिशन है यहाँ पे। 50 में है मजिस्ट्रेट पावर टू इम्पोज एनहेंस्ड पेनल्टीज। तो 29 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी को छोड़कर मजिस्ट्रेट को पावर है इस एक्ट में, ठीक है ना, मतलब 29 को छोड़ के मजिस्ट्रेट को पावर है इस एक्ट में कि अगर अपनी पावर से ज्यादा भी उसको पेनल्टी इम्पोज करनी पड़े तो वो कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 51 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मतलब नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंड। मतलब कोई भी मेंबर ऑफिसर अगर काम करेगा तो उसको प्रोटेक्शन है कि वो जो भी काम कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है। ठीक है ना। इसके बाद 52 मैं बता देता हूँ, लेकिन कल हम पढ़ेंगे। 52 में है पावर टू डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब ट्रांसफर करने की पावर, ठीक है ना। ऐसा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन उसने पावर किसको डेलीगेट करी है, अथॉरिटी को। अब वो कंपलसरी एक्विजिशन तो करती है, लेकिन डेवलपमेंट कौन करती है, अथॉरिटी करती है। ऐसे ही लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ पावर्स लोकल अथॉरिटीज को दे रखी हैं, ठीक है ना। तो यही वो पावर ऑफ डेलीगेशन है। और इसको कौन नोटिफाई करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों लोग इसको नोटिफाई करते हैं। ठीक है ना। कमेटी जो बनती हैं उसमें डेलीगेशन ऑफ पावर होता है ना, डिसीजन लेती हैं, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन लेती हैं, ठीक है ना। एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, तो ये सारे पावर ऑफ डेलीगेशन के अंदर चीजें आती हैं। अभी 52 तक हमारा ऑलमोस्ट हो गया। कल इसको एक बार और रीड कर लेंगे और फिर प्रॉबेबली हमारा कल नहीं तो परसों हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है ना। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स 50 पहुंचाइए, फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं और ये सारे एक्ट्स पढ़ते हैं लाइव में। ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे हम। मतलब अभी समझिए डीडीए तो आपका 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। इधर तो मतलब शायद आपकी 15 क्लास लग जाएंगी, लेकिन वहाँ पे 2 क्लासेस में, 2-3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे मैं और अच्छे से पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको। और हमारी 600 एमसीक्यू की क्वेश्चन बैंक है, वो तैयार हो रही है हमारी अभी।
ठीक है ना, रेडी हो जाएगी। उसमें सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल रहेगी और हार्ड कॉपी भी रहेगी, जिसको जो लेना है वो ले सकता है। नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, बहुत रीजनेबल एक अमाउंट रहेगा। ठीक है ना, और आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पहले आप सैंपल्स देखिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे 100+ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं हमारे, और रेगुलर अपडेट होते रहते हैं क्वेश्चंस वहाँ पे। ठीक है ना, डेली ही क्वेश्चंस अपडेट होते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। मैंने लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स, डीडीए 3 एक्स के क्वेश्चन डाल रखे हैं। एनसीटी ऑफ दिल्ली के क्वेश्चंस पढ़ जाएंगे, और जल्द ही उसमें 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, उम्मीद है पूरी 150 क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, उसमें 200 भी हम क्रॉस करेंगे। मैं कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन हाँ, आपके एग्जाम से पहले, मतलब आपकी जो लास्ट डेट है 5 नवंबर, एग्जाम उसकी फॉर्म भरने की, फॉर्म फिलअप की, उससे पहले 200 क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक रहता है वो मैं कमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो वो डिस्क्रिप्शन पे डाल नहीं सकते, डालने के लिए वो थोड़ा अलाउ नहीं है। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, और आप टेलीग्राम पे एक बार देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस, और आप प्रीवियस ईयर देखिए फिर कि मेरे क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जैसे एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड है, या फिर नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।